हेलो स्टूडेंट्स। आज हिस्ट्री में आज का टॉपिक है फॉरेन सक्सेसर्स ऑफ मौर्यंस या मौर्याज। जब चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, मौर्य वंश का शासन था, उसमें भारत एक बहुत शक्तिशाली राष्ट्र बना। मौर्यों के आने से पहले भी कुछ विदेशी आक्रमणकारी आए भारत में। इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया था, जिसमें ईरान से आए थे, डेरियस था, एक साइरस था, साइरस द ग्रेट भी कहते हैं, और फिर अलेक्जेंडर, यूनान से अलेक्जेंडर आया था। उसके बाद मौर्य वंश के समय भारत बहुत शक्तिशाली हो गया। यानी अशोक के समय में तो हमारी सीमाएं बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। इसके बाद जब मौर्य वंश का अंत हुआ, उसके बाद फिर वंश आने लगे, भारतीय वंश। शुंग वंश आया, शुंग वंश के बाद कण्व वंश था, चेदी वंश था, एक सातवाहन वंश था जिसका पिछला वीडियो था। सातवाहन वंश हालांकि ज्यादातर दक्षिण भारत में था, लेकिन बाद में उसने जो मगध का क्षेत्र था उसको भी अपने कब्जे में लिया था। लेकिन ये ऐसा समय था जब धीरे धीरे मतलब बहुत शक्तिशाली राज्य नहीं रहा या एक राष्ट्र नहीं रहा, तो विदेशी आक्रमणकारियों ने अवसर समझा कि इस अवसर पे वो भी आक्रमण कर सकते हैं, क्योंकि भारत कमजोर स्थिति में था। तो इस समय भी कुछ विदेशी आए, कुछ पहले आए थे, उनका अलग जिक्र कर दिया गया था, और मौर्य के बाद जो विदेशी आए आज हम बात उनकी करेंगे। इनमें मुख्यतः 4 फॉरेन सक्सेसर्स है। एक को इंडो ग्रीक्स कहा जाता है, उसके बाद शक आए, शक को ही स्कीथियंस भी कहा जाता है, फिर पार्थियन या पहलव बोलते हैं, और उसके बाद कुषाण वंश आया। तो ये 4 ऐसे विदेशी लोग आए जिन्होंने भारत में आक्रमण किया, भारत में अपना राज्य चलाया, और ये जो है मौर्य के फॉरेन सक्सेसर कहे गए। तो 4 है ये। इंडो ग्रीक्स 2nd सेंचुरी बीसी में आए, शक 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक रहे, पार्थियन या पहलव कहा जाता है उनको 1st सेंचुरी बीसी से 1st सेंचुरी एडी तक, और फिर कुषाण वंश आया 1st सेंचुरी एडी से 3rd सेंचुरी एडी तक। यानी कुल मिलाकर जो ये विदेशी आए ये 2nd सेंचुरी बीसी से शुरू हुए, 200 बीसी से शुरू हुए, और 400 एडी तक, यानी 600 साल में ये 4 ऐसे विदेशी शासक हुए या विदेशी वंश हुए जिन्होंने भारत पे शासन किया। यही वो समय था जब भारत के 2 संवत, विक्रमी संवत और शक संवत शुरू हुए। हमारा भारत का अगर हम पूछा जाए कि भारत का नेशनल कैलेंडर कौन सा है, तो वो शक संवत है, वो भी इसी दौरान बना। और जो हमारे पंचांग बनते हैं, जिनके आधार पे ज्योतिष विद्या की गणना की जाती है, वो ज्यादातर विक्रमी संवत के अनुसार बनाया जाता है। तो ये दोनों संवत भी इसी समय में हुए। इंडो ग्रीक की जब बात करेंगे, इंडो ग्रीक्स बैक्ट्रियन ग्रीक्स भी कहा जाता है, जो प्रेजेंट में अफगानिस्तान का एरिया है, पाकिस्तान का एरिया है और तजाकिस्तान का एरिया है। इस एरिया को बैक्ट्रियन कहा जाता था। तो इंडो ग्रीक्स या बैक्ट्रियन ग्रीक्स फर्स्ट फॉरेन रूलर्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया, ये सबसे पहले आए। इंडो ग्रीक किंगडम वाज एस्टैब्लिश्ड व्हेन बैक्ट्रियन किंग, सबसे पहला जो राजा आया वो था डेमेट्रियस। डेमेट्रियस 1 कहा जाता है। 190 बीसी से 165 बीसी तक इसने यहां शासन किया। क्रॉस द हिंदू कुश, एक हिंदू कुश पर्वत है जो अफगानिस्तान का एरिया है, अफगानिस्तान तजाकिस्तान ये वाला जो एरिया है, तो हिंदू कुश पर्वत को पार करके भारत आया और इंडो ग्रीक पीरियड शुरू हो गया। कहां कहां ये रहे, इनका जो शासन था ज्यादातर जो वर्तमान में अफगानिस्तान है या पाकिस्तान है या भारत का भी कुछ वहां से जुड़ता हुआ हिस्सा है। इनकी जो राजधानी थी वो थी साकल। प्रेजेंट में जो पाकिस्तान में सियालकोट है उसका नाम साकल था। ये इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। उस समय का एक और शासक, मोस्ट फेमस इंडो ग्रीक रूलर वाज मेनेंडर। संस्थापक तो कौन था? डेमेट्रियस 1,
लेकिन अगर हम याद करते हैं इतिहास में सबसे ज्यादा इस काल को, तो इस काल का सबसे जो मेन जो रूलर हुआ वो मिनेंडर हुआ। उसी को ऑल्सो नोन एज मिलिंद, मिलिंद भी कहा जाता है। 165 बीसी से 145 बीसी तक इसका शासन था। ही वाज कन्वर्टेड टू बुद्धिज्म। देखो ये जो समय था, इस समय बौद्ध धर्म का बड़ा भारत में प्रचार प्रसार था। हालांकि मौर्य वंश के पतन के बाद शुंग वंश आया। शुंग वंश का जो राजा था पुष्यमित्र शुंग, उसने जो ब्राह्मण धर्म है उसको ज्यादा बढ़ावा दिया। उसके बाद कण्व वंश आया, वो भी ब्राह्मण थे। लेकिन बौद्ध धर्म इतने ज्यादा फैला हुआ था उस समय कि इस समय तक भी सारा बौद्ध धर्म का प्रभाव था। और बहुत से बौद्ध जो है संत थे, बहुत से बौद्ध फिलोसफर हुए इस समय में, बहुत से बौद्ध विशेषज्ञ हुए अपने अपने क्षेत्र के। तो मिनेंडर जो है बुद्ध बन गया था बाय नागसेन। नागसेन एक बौद्ध भिक्षु था, उसके प्रभाव में आकर ये बुद्ध बन गया। और एक पुस्तक है लिखी हुई, बौद्ध पुस्तक है ये, बौद्ध ग्रंथ की, बौद्ध साहित्य की, मिलिंद पन्हा। ये जो बुक है इसमें नागसेन और मिनेंडर या मिलिंद इनके बीच का जो वार्तालाप है वही दिखाया गया है। इंडो-ग्रीक रूल इज इंपॉर्टेंट इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स विच दे इशूड। इसी समय में पहली बार सिक्के बहुत ज्यादा मात्रा में बनने शुरू हुए। उससे पहले भी बनते थे लेकिन लार्ज स्केल पे सिक्के बनने शुरू हुए। इंडो ग्रीक्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू कॉइन्स व्हिच वर डेफिनेटली बी एट्रिब्यूटेड टू द किंग्स। और इस समय जो सिक्के बने उन सिक्कों में एक तरफ राजा की मूर्ति होती थी और दूसरी तरफ किसी हिंदू देवी या देवता की मूर्ति होती थी, या कोई अन्य मूर्ति भी हो सकती थी, लेकिन एक तरफ राजा की फोटो होती थी उसमें। They were the first to issue gold coins। अब पूछे गए गोल्ड कॉइन्स कब से शुरू हुए, तो वो भी इंडो ग्रीक्स के समय में शुरू हुए। हालांकि बहुत ज्यादा स्तर पे नहीं हुए, कम संख्या थी इनकी। They introduced Greek features in art, giving rise to Gandhar school in the north western India। अब एक शैली जो है मूर्ति कला, जैसे मूर्ति बनती है स्कल्पचर बोलते हैं, मूर्ति कला में इन्होंने अपनी एक अलग शैली बनाई जिसको हम गंधार स्कूल बोलते हैं। अब इसके वीडियो के एंड में जो है मैं बताऊंगा उस समय कौन कौन सी शैली थी, वो तो हम डिटेल में बताऊंगा। देखो वीडियो अगर आपको अच्छे लगते हैं उनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समय मिले कमेंट कीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब इंडो ग्रीक के बाद जो दूसरे लोग आए विदेशी वो थे शक। 1st सेंचुरी बीसी से 4th सेंचुरी एडी तक लगभग 500 साल रहा है इनका शासन। शक केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। अब सेंट्रल एशिया कहां है, जो प्रेजेंट में कजाकिस्तान है, ये पहले कभी यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था, तो कजाकिस्तान है या साइबेरिया है प्रेजेंट में, वहां से ये लोग आए थे। पहले वाले कहां से आए थे, ग्रीक से आए थे, तो ये सेंट्रल एशिया से आए थे। तो नोन एज स्किथियन भी कहा गया है इनको। हालांकि शक और स्किथियन अलग अलग जातियां थी। ये सेंट्रल एशिया की खाना बदोश जातियां थी, यानी एक जगह रहे, वहां कुछ पशु रखते थे, जब लगता था इनको खाना खत्म हो गया, पशुओं के लिए घास खत्म हो गया, चारा खत्म हो गया, तो स्थान बदल लेते थे। इस तरह की जातियां थी, एक जनजातियां टाइप थी। तो हालांकि स्किथियन और शक अलग अलग थे, लेकिन ये एक दूसरे से इतने मिलते जुलते थे कि भारतीय इतिहास में इनको सेम कहा गया है। शक को ही स्किथियन भी कहा गया है। तो इन्होंने रिप्लेस किया किसको, इंडो ग्रीक को। देयर आर 5 ब्रांचेज ऑफ शक। इनकी 5 मुख्य ब्रांचें थी। भारत के अलग अलग एरिया में 5 जगह इनका प्रभाव था। गंधार में, गंधार अब तो उसमें अफगानिस्तान में आता है, तक्षशिला में, मथुरा में, उज्जैन में और नासिक में। ये 5 जगह इनका प्रभाव था। मोस्ट फेमस शक रूलर इन इंडिया वाज रुद्रदमन फर्स्ट। जो सबसे इंपॉर्टेंट राजा था शक में वो रुद्रदमन फर्स्ट था, 130 एडी से 150 एडी तक। ही इज फेमस फॉर नॉट ओनली फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट पर्टिकुलरली अगेंस्ट द सातवाहन्स बट आल्सो फॉर हिज पब्लिक वर्क्स। देखो जब पिछला वीडियो सातवाहन वंश का आया था उसमें मैंने बताया था कि उसका एक राजा था वशिष्ठी पुत्र सतकर्मी, उसके साथ इसका युद्ध हुआ था रुद्रदमन का, और रुद्रदमन ने उसको 2 बार हराया था। हालांकि हराने के बाद
अपनी बेटी का विवाह भी उसके साथ किया था। मैंने उस समय भी बताया था कि संबंध जो है राज्यों के आपस में युद्ध के द्वारा जीतकर भी बनते थे और वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी बनते थे। तो रुद्रदमन वर्ण का जो है सातवाहन जो शासक था वशिष्ठी पुत्र सतकर्णी, उसके साथ युद्ध हुआ था। इसने कुछ पब्लिक वर्क्स भी किए भाई। क्या? ही रिपेयर्ड द फेमस सुदर्शन लेक ऑफ मौर्यान्स। मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के समय में एक लेक बनाई गई थी गुजरात में, सुदर्शन लेक उसका नाम है। तो इसने अपने समय में उसको रिपेयर किया। एंड हिज पैटर्न ऑफ संस्कृत, संस्कृत भाषा का संरक्षक था, संस्कृत भाषा को बढ़ावा दिया इसने। कैपिटल थी इसकी उज्जैन। अदर इंपोर्टेंट शक रूलर इन इंडिया वर नहापान। एक और शासक का नाम आता है नहापान। नासिक, जो 5 जगह बताई तो नासिक में था नापान। नापान का जिक्र भी आया था इसमें सातवाहन वाले वीडियो में। इसके बाद कुछ और भी आते हैं जिक्र। उष्वदेव, ये नहापान का दामाद था। घमाटिका या घमाटिक या चेष्टन, इनके भी कुछ नाम है लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 नाम मेन याद रखने हैं। रुद्रदमन फर्स्ट, जिसके युद्ध हुए थे सातवाहनों के साथ, और नहापान। इन अबाउट 57 BC, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आ गई। ए किंग ऑफ उज्जैन विक्रमादित्य इज सपोज्ड टू हैव फॉट इफेक्टिवली अगेंस्ट द शकज एंड एरा कार्ड विक्रम संवत इज रेकन्ड फ्रॉम 57 BC। 57 BC में कहीं कहीं ये जगह ये 58 BC भी कहा गया है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज होने की बात नहीं है, ज्यादातर 57 BC ही माना जाता है। तो उस समय उज्जैन का एक शासक था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य इतिहास में कई हुए हैं, ध्यान रखना है। जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो उसमें भी विक्रमादित्य आएगा। तो विक्रमादित्य ने शकों को हराया और हराने के बाद अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए एक नया संवत, एक नया कैलेंडर शुरू किया जिसका नाम है विक्रमी संवत या विक्रम संवत। इसी के आधार पर आज तक भी भारत में जो पंचांग बनता है वो इसी कैलेंडर के आधार पर बनता है। इसके बाद कुछ और लोग आए भाई, पार्थियन बोलते हैं इनको। 1st सेंचुरी BC से 1st सेंचुरी AD। इनका बहुत ज्यादा जिक्र नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात आएगी इनके समय में। ओरिजिनली द पार्थियंस या पल्लव, पल्लव भी बोलते हैं, लिव्ड इन ईरान, ये ईरान से आए थे। दे रिप्लेस द शकज, शकों को रिप्लेस किया नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, बट कंट्रोल्ड एन एरिया मच स्मॉलर देन द शक। लेकिन शक लोगों ने जितने एरिया पे शासन किया था, इनका शासन बहुत कम जगह पे था। मोस्ट फेमस पार्थियन किंग, एक नाम याद रख सकते हो तुम, गोंडा फर्नीस। ड्यूरिंग हुज रेन सेंट थॉमस इज सेड टू हैव कम। ये इंपॉर्टेंट बात है। सेंट थॉमस अगर सुना हो, भारत में बहुत चर्चित नाम है। बहुत से स्कूल आप अपने आसपास भी देखोगे सेंट थॉमस के नाम पे बने हुए हैं। तो ये सेंट थॉमस 1ली सेंचुरी AD में, लगभग 50-52 AD के आसपास ये भारत में आया। सबसे पहली चर्च भी इसने ही बनवाई केरल में। और ये जो जीसस क्राइस्ट है उसके 12 शिष्य थे मुख्य। उन 12 में से कहा जाता है कि एक सेंट थॉमस है। तो सेंट थॉमस किस के समय में आया? पार्थियन या पल्लव के समय में। कौन से राजा के समय में? गोंडा फर्नीस के समय में आया। फॉर द प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी, ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए आया था। इनकी राजधानी तक्षशिला थी। तो 3 हो गए, 3 तरह के शासक हो गए। अब कुषाण, ये बड़ा प्रभावी वंश रहा इनकी तुलना में। 1st सेंचुरी AD से 3rd सेंचुरी AD तक कुषाण वर वन ऑफ द 5 यूची क्लैन। सेंट्रल एशिया में ही एक जनजाति थी यूची, तो उनमें से एक थी, यानी यूची जनजाति इनकी जाति थी। दे रिप्लेस द पार्थियन, पार्थियन को रिप्लेस किया इन्होंने नॉर्थ वेस्ट इंडिया में। फर्स्ट कुषाण डायनेस्टी वाज फाउंडेड बाय, अब इसका संस्थापक कौन था? कैडफिसस I या कुजुल कैडफिसस भी कहा गया है। कैडफिसस फर्स्ट या कुजुल कैडफिसस, ये इसका संस्थापक था कुषाण वंश का। सेकंड किंग था इसका कैडफिसस सेकंड या वीमा कैडफिसस। तो संस्थापक कौन था? कैडफिसस I या कुजुल कैडफिसस। और दूसरा राजा था
जो उससे ज्यादा शक्तिशाली हुआ, कैडफिसेस 2 या वीमा कैडफिसेस इसको कहा गया है। हु इश्यूड गोल्ड कॉइन्स, इसने भी गोल्ड कॉइन शुरू किए। अकॉर्डिंग टू रबातक इंस्क्रिप्शन, अफगानिस्तान में एक जगह है रबातक, वहां एक शिलालेख मिला है, उससे क्या पता चला, कनिष्क वाज द सन ऑफ वीमा कैडफिसेस। जो कनिष्क था, जो इस वंश का सबसे शक्तिशाली राजा था, इसने भी एक संवत शुरू किया था। ये जो दूसरा शासक था वीमा कैडफिसेस, उसका बेटा था। कनिष्क एक्सटेंडेड द कुषाण पावर ओवर अपर इंडिया, फैलाया इसने साम्राज्य को। हिज कैपिटल वर एट पेशावर, जो पाकिस्तान में पेशावर है, पुरुषपुरा उसका नाम था, ये भी राजधानी रही। मथुरा भी इसकी कैपिटल रही। मोस्ट फेमस कुषाण रूलर वाज कनिष्क, ये याद आ गया। तो कनिष्क सबसे फेमस रूलर हुआ, 78 AD से 101 AD तक रहा इसका शासन। आल्सो नोन एज सेकंड अशोक, ये भी क्वेश्चन आ जाता है जीके में कि भारत के इतिहास में दूसरा अशोक किसे कहा जाता है, कनिष्क को। He started an era in 78 AD, which is now known as the शक era। मैंने बता दिया शक संवत, यह शक era issued used by the government of India। भारत सरकार ने जो हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर बनाया हुआ है वो शक संवत बनाया हुआ है। और ये कब शुरू हुआ, 78 AD में। क्यों शुरू हुआ, कनिष्क ने उस समय शासन करना शुरू किया था। तो जैसे ही इसने शासन करना शुरू किया, इसने एक नया संवत चलाया, शक संवत। जो विक्रमी संवत था 57 BC में, उज्जैन का शासक था विक्रमादित्य, उसने शकों को हराने के उपलक्ष्य में चलाया। इसने गद्दी पर बैठने की खुशी में, बैठने के उपलक्ष्य में चलाया। कनिष्क वाज ग्रेट पैटर्न ऑफ महायान बुद्धिज्म। देखो, बुद्ध जो था, दो संप्रदायों में, मतलब धीरे धीरे कुछ लोगों के विचार मिलने बंद हो गए, मतभेद होने शुरू हो गए। धीरे धीरे लगता था कि दो धाराएं बनेगी, लेकिन वो कनिष्क के समय में आके दो धाराएं अलग अलग बन गई, महायान और हीनयान। इन हिज रेन द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेड, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल इसके समय में हुई थी। कहाँ, कुंडलवन में, कश्मीर में। कश्मीर में जगह कुंडलवन, वहां चौथी बौद्ध काउंसिल हुई थी। बौद्ध संगीति बोलते हैं इसको हम। वेयर द डॉक्ट्रिन्स ऑफ महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वर फाइनलाइज्ड, जहां ये अलग अलग बट गए थे महायान हीनयान में, और जो है महायान का ये अनुयायी था, इनके डॉक्ट्रिन्स लिखे गए थे। ये चार संगीतियां हुई है बौद्ध धर्म की। पहली हुई थी, मैंने पहले बताया हुआ है, ये जो मगध पे सबसे पहला वंश था हरियंक वंश, उसका राजा अजातशत्रु, उसके समय में हुई। दूसरा जो बौद्ध सम्मेलन है, बौद्ध संगीति हुई, वो शिशुनाग वंश का राजा था कालाशोक, उसके समय में हुई। तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में हुई, जो मौर्य था। और चौथी बौद्ध संगीति जो कुषाण था कनिष्क, उसके समय में हुई। लास्ट ग्रेट कुषाण रूलर वासुदेव वन था, इसका कोई बहुत ज्यादा चर्चा इसकी नहीं होती। कुषाण कंट्रोल द फेमस, हाँ एक ये बात इंपॉर्टेंट है, इनके समय में एक सिल्क रूट होता था, सिल्क का बड़ा व्यापार होता था चाइना से। चाइना व्यापार करता था किसके साथ, रोम के साथ, पर्शिया के साथ। पर्शिया ईरान का ही नाम है, 1935 में पर्शिया का नाम ईरान पड़ा, उससे पहले पर्शिया बोलते थे। तो कुषाण कंट्रोल द फेमस सिल्क रूट स्टार्टिंग फ्रॉम चाइना पासिंग थ्रू देयर एम्पायर, इनके राज्य से होके जाता था ये ऑन टू ईरान एंड वेस्टर्न एशिया। दिस रूट वाज ए सोर्स ऑफ ग्रेट इनकम, इससे कुषाणों को बहुत इनकम हुई। क्यों, क्योंकि इस रूट पे इनका कंट्रोल था। तो चाइना, रोम, पर्शिया, इनका आपस में व्यापार होता था, इनके थ्रू होता था। और मेन सेंटर कौन कौन से थे उस समय व्यापार के, पेशावर जो पाकिस्तान में है, तक्षशिला, मही और मथुरा। कुषाण्स वर द फर्स्ट रूलर्स इन इंडिया टू इशू गोल्ड कॉइन्स। अब देखो, गोल्ड कॉइन्स लार्ज स्केल पे किसने शुरू किए, वो कुषाण वंश ने शुरू किए। इन रॉयल कोर्ट ऑफ कनिष्क होस्ट ऑफ स्कॉलर्स। देखो, जैसे हम कहते हैं कि अकबर के 9 रत्न थे, जब हम गुप्त काल पढ़ेंगे तो विक्रमादित्य के दरबार में भी रत्न थे। ऐसे ही इसके समय में भी कुछ बहुत ही समझ लो योग्य व्यक्ति थे, उनके कुछ का जिक्र है। पार्श्व था जो स्पिरिचुअल काउंसलर, ये सारे बौद्ध थे, बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। ये राजा का, कनिष्क का स्पिरिचुअल काउंसिल था। वसुमित्र चीफ एडवाइजर था उसका। अश्वघोष पोएट था, राजकवि कह सकते हैं, उस समय राजकवि था। और अश्वघोष ने एक बुक भी लिखी बुद्ध के जीवन पे, बुद्ध चरित्र। नागार्जुन, इनका भी विशेष भारतीय इतिहास में स्थान है,
क्योंकि इन्होंने एक फिलोसफी दी थी शून्यता, शून्य का सिद्धांत इन्होंने दिया। वैसे तो भारत में मुख्यतः 9 फिलोसफी कही जाती है। एक फिलोसफी पे मैंने एक वीडियो बनाया था न्याय दर्शन पे, तो उन 9 फिलोसफी के अलावा और भी बहुत से दर्शन हुए भारत में। तो नागार्जुन ने एक शून्यता का सिद्धांत दिया था, एम्प्टीनेस का, तो उसके लिए जाना जाता है। और नागार्जुन को आइंस्टाइन ऑफ इंडिया, भारत का आइंस्टाइन भी कहा जाता है। चरक, चरक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। ये आयुर्वेद के ज्ञाता थे, राजवैद्य थे, और इन्होंने भी एक पुस्तक लिखी थी चरक संहिता, जो आयुर्वेद के ऊपर थी। तो ये कुछ स्कॉलर थे जो कनिष्क के समय में थे। अच्छा, इसी समय में अभी चारों सक्सेसर्स की बात हो गई, लेकिन कुछ और भी घटनाएं हो रही थी। तो थोड़ा सा उसी समय में, क्योंकि आगे जब हम पढ़ेंगे, अगला वीडियो आएगा संगम काल का, जिसमें हम पढ़ेंगे चेर वंश के बारे में पढ़ेंगे, चोल वंश के बारे में पढ़ेंगे, पांड्य वंश के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ घटनाएं और थी। क्या 46-47 एडी में एक ग्रीक सेलर था, यूनानी नाविक, हिप्पलस, डिस्कवर्ड द मॉनसून सी रूट टू इंडिया फ्रॉम वेस्ट एशिया। उसने एशिया से भारत तक का एक मॉनसून सी रूट बोलते हैं वो खोजा। यानी उसने मॉनसून के समय में हवाएं चलती है, उनके हिसाब से कैसे कब चलना चाहिए, कौन सा समय अनुकूल रहेगा जाने के लिए, उसकी खोज की। तो ये था हिप्पलस। मॉनसून सी रूट फ्रॉम द रेड सी, लाल सागर से होकर के इंडिया आया वो, डायरेक्टली अक्रॉस द इंडियन ओशन, जो हिंद महासागर है उससे होते हुए। ही डिस्कवर्ड द सी रूट इंडिया यूजिंग द, तो मॉनसून की हवाओं का यूज करते हुए उसने एक नया समुद्री मार्ग खोजा, इसलिए हिप्पलस को इतिहास में याद किया जाता है। अच्छा, उसी समय में एक रोम में था प्लिनी, प्लिनी द एल्डर भी बोलते हैं। उसकी एक स्टेटमेंट है, बुलियन वाज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया। इसका क्या मतलब बना? देखो, ये बड़ा नाराज था अपने देश के लोगों से, खासकर महिलाओं से। रोम में जो लोग थे वो डिमांड थी उनकी लग्जरी गुड्स के लिए, शौकीन थे, अमीर थे, इसलिए उनके महंगे शौक थे। कुछ तो पेपर है, काली मिर्च। अब काली मिर्च, हमें इसकी कोई वैल्यू नहीं लगता, काली मिर्च ने भारत के लिए बहुत सा काम किया है। काली मिर्च के कारण भारत समृद्ध हुआ है, तो काली मिर्च बहुत पसंद थी उनको। मसलिन, मलमल का कपड़ा, सिल्क, रेशम का कपड़ा, ज्यूल्स, पर्ल्स, मोती, आइवरी, हाथी दांत, ये जो चीजें थी ये रोम के लोग मंगाते थे। और भारतीयों को कोई ऐसी जरूरत नहीं थी कि वो रोम से ले, तो भारतीय क्या लेते थे बदले में? सोना या चांदी। तो इस समय में बहुत सा सोना और चांदी आया। जो भारत कहा जाता है ना सोने की चिड़िया है, गुप्त काल को भी स्वर्णिम युग कहा जाता है, लेकिन सोने की चिड़िया का कारण ये समय भी ऐसा था जब भारत में रोम से बहुत सा सोना आया। बुलियन का मतलब है जो महंगी धातुएं हैं, सोना, चांदी, आजकल के समय में हम प्लेटिनम भी कह सकते हैं। तो प्लिनी को ये कहने के लिए मजबूर होना पड़ा कि बुलियन वाज फ्लोइंग आउट ऑफ रोम टू इंडिया, कि भारत से बहुत सा सोना चांदी, रोम से बहुत सा सोना चांदी भारत में जा रहा है। इस बात से वो परेशान था। इसने एक बुक लिखी थी नेचुरल हिस्ट्री 77 एडी में। तो ये भी समय की घटना है। उसी समय एक स्ट्रेबो, ज्योग्राफी का भूगोलवेता था, उसने एक पुस्तक लिखी ज्योग्राफी का। 17 बुक्स का वो संग्रह है। उसमें उसने यूरोप के, एशिया के, अफ्रीका के जो देश है इनके बारे में विस्तार से बताया। एक और उसी समय में भूगोलवेता थे टोलमी, इन्होंने भी बुक लिखी, जो ये ज्योग्राफी का है, इन्होंने लिखी ज्योग्राफी, साइंस ऑफ मैप मेकिंग कहा इसको। और उस समय ध्यान देखो, ये फर्स्ट सेंचुरी की बात है, सिस्टेमेटिक मैपिंग ऑफ 8000 लोकेशन यूजिंग लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स, जो हम आजकल यूज करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का, अक्षांश रेखाओं का, देशांतर रेखाओं का, इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। और इन्हीं की वजह से हम किस देश का समय कितना आगे है ग्रीनविच से, कितना पीछे है, इनसे मापते हैं। तो उस समय 8000 लोकेशन की मैपिंग इसने की थी अपनी बुक में। और अभी क्वेश्चन आ जाता है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कब से इसका इस्तेमाल शुरू हुआ? दिस सिस्टम टू मैप द वर्ल्ड वाज गिवन बाय, ये किसने दिया था? इरेथोस्थनीज ऑफ सीरेन। ये भी एक यूनानी था,
सिरेन वहां एक जगह है, तो सिरे इसको बोलते थे इरेथोस्थनीज ऑफ, जैसे मैगस्थनीज था वो भी यूनानी था, यह है इरेथोस्थनीज ऑफ सिरेन। इसने सबसे पहले लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था। हाँ, मैंने शुरू में बताया था जब इसकी गांधार स्कूल की बात आई थी, उस समय 3 प्रकार की शैलियां विकसित हुई मूर्ति कला बनाने में। स्कल्पचर बोलते हैं मूर्ति बनाना, मूर्ति कला। खासकर हम बुद्ध की मूर्तियों में ही अंतर ढूंढेंगे। जो गंधार स्कूल था ये तो विदेशी था भाई, ग्रीक लोग लेके आए थे। 50 बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक प्रभाव रहा, शको के समय में, कुषाण के समय में। इसी को गंधार स्कूल को इंडो ग्रीक शैली भी कहा जाता है, इसी को ग्रीको बुद्धिस्ट भी कहा जाता है। इस समय में जो मूर्तियां बनी भगवान बुद्ध की या और भी मूर्तियां जो बनी वो ग्रे सैंडस्टोन की बनी, यानी जो बलुआ पत्थर था सैंडस्टोन वो ग्रे कलर का था। देखो पहले मूर्ति इस समय में जो बनी ग्रे कलर की बनी, और मूर्तियों में ज्यादातर जो कर्ली हेयर है, घुंघराले बाल दिखाए गए हैं जिनमें उस मूर्तियों में वो इस समय में बनी। फोरहेड, उसका माथा चौड़ा दिखाया गया है, लॉन्ग ईयर्स, कान लंबे दिखाए गए हैं। स्पिरिचुअल काम एक्सप्रेशन, स्पिरिचुअल जो बिल्कुल काम शांति से बैठे। तो जो ऐसे बुद्ध की मूर्तियां हैं वो ग्रे सैंडस्टोन में है, और इसको हम कौन से वो बोलते हैं, गंधार शैली बोलते हैं इसको, गंधार स्कूल या गंधार शैली। मथुरा शैली है, मथुरा स्कूल, ये हमारी स्थानीय थी, देशी थी, ये विदेशी थी। ये भी शक और कुषाण के समय में रही, लेकिन ये विदेशी शैली थी, ये हमारी भारतीय शैली थी। इनमें रेड सैंडस्टोन का यूज किया गया है। जो मूर्तियां बनी वो लाल पत्थर से बनी है। डिलाइटेड बुद्धा, जैसे स्माइलिंग बुद्धा कहते हैं, तो इस समय जो मूर्तियां बनी वो रेड सैंडस्टोन से बनी, स्माइलिंग बनी। मस्कुलर फिजिक, थोड़ा सा उनकी मांसपेशियां बड़ी मजबूत दिखाई गई। शेवन हेयर, बाल कम दिखाए गए। और एक और थी अमरावती स्कूल, जो सातवाहन डायनेस्टी पीछे मैंने पढ़ाया है, उनके समय में वहां था इसका प्रभाव। यहां जो मूर्तियां बनी वो व्हाइट मार्बल की बनी, सफेद संगमरमर की बनी। इसमें बुद्ध को स्लिम दिखाया गया है, इमोशनल इंटेंसिटी दिखाई गई है। इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर इज वेरी एविडेंट इन गंधार स्कूल। गंधार जो स्कूल था उसमें ग्रीक का, वो मैंने बताई दिया आपको। तो अगर वीडियो एक बार फिर से कहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगला वीडियो जब भी आएगा हिस्ट्री का, वो आएगा संगम काल के ऊपर। संगम काल में हम चेर वंश, चोल वंश और पांड्या वंश और बहुत सी बातों के बारे में जिक्र करेंगे। थैंक यू लॉट।